हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आप किसी भी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा करंट अफेयर इसी पर्सपेक्टिव को लेकर तैयार किया गया है, खास तौर से आपके लिए। ओके, तो बिना समय गंवाए आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बैक क्वेश्चन से जिसकी चर्चा हमने पिछले के करंट अफेयर में की थी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब बताएंगे आप। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान एंड झारखंड। 10 सेकंड का समय है आपके पास। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसकी चर्चा हमने इससे पहले करंट अफेयर के लेक्चर में की थी। उम्मीद है आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब है राजस्थान। ओके, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस के आगे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक आज का अपडेट है कि IBBI द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया में कुछ संशोधन किया गया है जो 2016 में बना था। ओके, इसलिए ये IBBI चर्चा का विषय है। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये इसमें कहा गया है कि पूर्व का नाम और पते का खुलासा करना पड़ेगा। इस संशोधन में कॉरपोरेट के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, जिसे CIRP कहते हैं, CIRP कहा जाता है, कॉरपोरेट्स के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया का संचालन करने वाला दिवाला पेशेवर IP जिसे कहते हैं IP, दिवाला पेशेवर के लिए आवश्यक होगा कि वह कारपोरेट देनदार, जो भी देनदार है CD जिसे कहते हैं, के वर्तमान नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से 2 वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम या उसने जहां भी अपना पंजीकृत कार्यालय का पता दिया था या उसमें कोई बदलाव हुए थे उनका खुलासा करे, और जो भी उससे बातचीत हुई है, जो भी उससे कम्युनिकेशन हुआ है, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसका उल्लेख करे। ठीक है ना? यानी कि अगर उसका इससे पहले कोई दूसरा नाम था, फिर उसने कोई नाम चेंज कर लिया, कोई एड्रेस पहले दूसरा था, अभी कोई एड्रेस चेंज कर लिया, तो इन सब का खुलासा उसे करना पड़ेगा। CIRP के लिए कुछ आवश्यक कदम होते हैं कि अगर उसे किसी कंपनी को पुनर्जीवित करना है तो एक तो उसके लिए फंड जुटाना इसका काम होता है, और दूसरा अगर कंपनी को बेचना है तो उसके लिए नए खरीदार की तलाश करना भी शामिल होता है। ओके, जो कॉर्पोरेट्स के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत फंड जुटाना और नए खरीदार ढूंढना शामिल होता है। फिर बात करते हैं पेशेवरों की नियुक्ति के लिए मामले में भी कुछ संशोधन है। संशोधन में प्रावधान है कि अंतरिम समाधान पेशेवर IRP का या जो समाधान पेशेवर होते हैं पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा किसी पेशेवर को नियुक्त कर सकता है। मतलब जो समाधान पेशेवर है, RP है, वो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के अलावा किसी और को भी नियुक्त किया जा सकता है यदि उसकी राय में ऐसे पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता है तो, और CD के पास ऐसी सुविधाएं, यानी कि जो देनदार है उसके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी नियुक्तियों का एक उद्देश्यपूर्ण एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब दिवाला और दिवालियापन में डिफरेंस क्या है? दिवाला देखिए वो स्थिति होती है जब कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी, मान लीजिए कोई A व्यक्ति है और ये B कंपनी है, जब ये दोनों इंडिविजुअल या कोई संस्था अपने बकाये कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाए, जो अपना बकाया कर्ज चुकाने की स्थिति में ना रहे, तो वो स्थिति दिवालियापन नहीं बल्कि दिवाला की स्थिति होगी। दिवालियापन की स्थिति तब आएगी जब उसके क्षेत्राधिकार वाली अदालत किसी व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दे। अगर कोई अदालत A और B को दिवालिया घोषित कर दे तो ऐसी स्थिति दिवालियापन की स्थिति आ जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक कानूनी घोषणा हो जाती है कर्ज चुकाने की असमर्थता को लेकर। ओके, इसके बाद ये अधिनियम क्या है? दिवाला
और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया और इसका उद्देश्य है विफल व्यवसायों की समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना, मतलब उसको सुचारू रूप से चलाना और फास्ट करना। दिवाला पेशेवर कौन लोग होते हैं? ये पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। देनदार की संपत्ति का प्रबंधन भी करते हैं और लेनदार होते हैं उनके निर्णय में उनकी सहायता करते हैं या उनको अतिरिक्त जानकारी की जो जरूरत पड़ती है वो भी उनको उपलब्ध कराते हैं। फिर दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां क्या होती हैं? ये दिवाला पेशेवरों पर इनको नियमित करती हैं, उनको प्रमाणित करती हैं, उनके प्रदर्शन के लिए आचार संहिता बनाती हैं। ओके, निर्णायक अधिकारी कौन कौन होते हैं? देखिए दो तरह से ये समाधान काम करता है, एक इंडिविजुअल के लिए और दूसरी संस्था के लिए। जब किसी कंपनी की समाधान प्रक्रिया होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है NCLT के पास, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के पास। लेकिन जब किसी व्यक्तिगत समाधान प्रक्रिया की बात होती है तो फिर वो होता है DRT के पास, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास होता है। तो ये निर्णायक अधिकारी होते हैं, कंपनी के लिए NCLT और व्यक्तिगत समाधान के लिए DRT। पहला क्वेश्चन जहां से आज का करंट अफेयर बेसिकली शुरू होने वाला है। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी से सही आंसर दीजिए इसका। आ गया है 30 जून। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का इवेंट की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। अब ये साइबेरियन तुंगुस्का जो इवेंट है वो क्या है? तुंगुस्का इवेंट, यह इवेंट मानव इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा ज्ञात विस्फोट है। 30 जून 1908 को 30 जून 1908 को बैकाल झील में रूसी लोगों ने नीले प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। 10 मिनट बाद उन्हें तोप खाने की आग जैसी आवाजें सुनाई दी। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 मिलियन पेड़ गिर गए। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़, कितनी बड़ी संख्या में पेड़ को गिरना पड़ा या ये पेड़ ध्वस्त हो गए। इसी दिन को चिन्हित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। ओके, अब क्षुद्रग्रह दिवस मनाया तो जाता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन ये समझते हैं कि क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। देखिए, क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना है। और सौर मंडल में स्थित छोटे पिंड होते हैं, मतलब कि क्षुद्रग्रह भी सौर मंडल का हिस्सा होते हैं और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वीनस सूर्य की परिक्रमा करता है, मार्स सूर्य की परिक्रमा करता है। तो जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही क्षुद्रग्रह भी सूर्य की परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। ये धातुओं और चट्टानों के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं। इनकी छोटी और अंडाकार कक्षाएं होती हैं। अंडाकार मतलब इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। क्षुद्रग्रह बेल्ट सौर मंडल में एक टोरस के आकार का क्षेत्र है जो लगभग बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्षुद्रग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में स्थित होते हैं। यहां देखते हैं इस फिगर के थ्रू और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये क्षुद्रग्रह हैं और ये जो बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्रग्रह कहाँ सिचुएटेड हैं? बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। ये सौर मंडल है, आप नीचे देख रहे हैं, ये सूर्य की सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सन की। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड अदर जो आपके प्लेनेट रह जाते हैं। तो ये तो क्षुद्रग्रह के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है, इसकी शुरुआत 28 जून को किस जगह पर हुई? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है पेरिस, टोरंटो, बार्सिलोना एंड लंदन। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका सही जवाब है
बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है और इसकी शुरुआत 28 जून को बार्सिलोना में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विशाल बैहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, यानी कि उनको ऑपरेशन में ले आए हैं, यानी कि उनको चालू कर दिया है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने विशाल बैहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को चालू किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक हैं। अब ये बैहतन जल विद्युत परियोजना क्या है? ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल फिगर है। ये इस तरीके से चीन ने, देख रहे कितना जाइंट डैम इसको बनाया है। तो बैहतन जल विद्युत परियोजना जो है वो 3 जॉर्ज जो परियोजना थी चीन की, उसी का एक हिस्सा है जिसे अभी चीन ने शुरू किया है। ओके, अब देखते हैं बैहतन जल विद्युत परियोजना क्या है। दक्षिण पश्चिम चीन में यांगत्सी नदी ने पहली बार बिजली पैदा की है। पन बिजली परियोजना के पहले 2 1 गीगावाट टरबाइन 28 जून से 3 दिवसीय परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से शुरू हो जाएंगे। कितना? 1 गीगावाट के टरबाइन हैं। बैहतन जल विद्युत परियोजना, इस पन बिजली परियोजना का निर्माण चाइना 3 जॉर्ज कॉरपोरेशन ने किया है, जो दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। यह 3 गॉर्जेस डैम यूनान और सिचुआन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांतों की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण जिन्सा नामक यांगत्सी नदी के अपस्ट्रीम खंड पर किया जा रहा है। यांगत्सी नदी को ध्यान रखिएगा, इसकी अभी चर्चा कर लेते हैं। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है, 16 मिलियन किलोवाट है। हाइड्रो पावर स्टेशन 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट से लैस है। प्रत्येक इकाई की क्षमता 1 मिलियन किलोवाट है। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल इकाई क्षमता है। यांगत्सी नदी के बारे में देख लेते हैं। चीन में स्थित है ये नदी। यह एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, यह एशिया की, यांगत्सी कैसी, एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। यह तिब्बती पठार के तंग गुला पर्वत में जरी पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में बहने के लिए इसे 6300 किलोमीटर का लंबा सफर यह तय करती है। इसे दुनिया में डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से 6ठी सबसे बड़ी नदी माना जाता है। देखिए यहां से निकलती है तिब्बत से ये, और ये पूरे चाइना में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। चाइना की लोकेशन देख लीजिए, ये है, और इस तरीके से इसका ये बड़ा फिगर आपने जो ऊपर देखा है, ये यांगत्सी रिवर है। इसके ही किनारे वुहान शहर स्थित है। सांघाई भी ये देखिए यहां पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन नाटो ने किस सागर में अभ्यास शुरू किया है? देखिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अब आपको इन सारे सागर्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, अजोव सागर एंड मरमरा सागर। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यूक्रेन नाटो ने किस सागर में अभ्यास शुरू किया है? बच्चा लोग जल्दी से इसका सही जवाब देंगे। सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास। जल्दी से इसका क्विक रिवीजन जो आप करते रहते हैं उसी प्रकार से बिल्कुल इसका आंसर देना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है काला सागर। ओके, काला सागर यूक्रेन और अमेरिका के एक सैन्य अभ्यास जिसे काला सागर और दक्षिणी यूक्रेन में 30
देश शामिल हैं जिसमें किया जा रहा है। नाटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यह अभ्यास किया जा रहा है। रूस ने क्रीमिया के तट के साथ काले सागर से ब्रिटिश युद्धपोत को बाहर निकालने के वार्निंग शॉट दागे और बम गिराए थे। हालांकि यूनाइटेड किंगडम ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, आपको याद होगा, उसमें पुतिन की बहुत किरकिरी की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसे G7 के मेंबर से G8 था उससे इसको हटा दिया गया था, वो अब G7 बन गया है। लेकिन क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओके, अभी रशिया के हिस्से के रूप में उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ये जो सी ब्रिज अभियान है वो क्या है? सी ब्रिज 2021। यह अभ्यास 28 जून को शुरू हुआ और 2 सप्ताह तक चलेगा। इसमें अमेरिका, नाटो के सहयोगी देशों और यूक्रेन के लगभग 32 युद्धपोत और 40 विमान शामिल होंगे इस अभ्यास में। और इस अभ्यास में 5000 सैनिक और 18 विशेष अभियान भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से डिस्ट्रॉयर रॉस यूक्रेन के बंदरगाह पर पहुंच गया है, जो इस अभ्यास में शामिल हो गया है। यूक्रेन के अनुसार बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना और सुरक्षा अभियानों के दौरान संयुक्त कार्रवाई में अनुभव हासिल करने के लक्ष्य से यह अभ्यास किया जा रहा है। ओके, अब थोड़ी सी जो ब्लैक सी की स्थिति है इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये है ब्लैक सी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये किन किन देशों से घिरा हुआ है। आपने मैप लिया कि नहीं लिया? सबसे पहले तो आप ये बताइए। आपको एक मैप अपने पास रखना है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का मैप हो या फिर आप ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। मुझे लगता है ये 2 मैप हैं जो आपके लिए अच्छा रहेंगे पढ़ने के दौरान। इट इज़ गुड फॉर यू। अब ब्लैक सी से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उनमें रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन है। देखिए, मोल्डोवा बीच में एक कंट्री है, लेकिन उसकी सीमा आप ऐसा मान सकते हैं कि ब्लैक सी से नहीं लगती। ओके, ये है ब्लैक सी और ये है अजोव सी और ये है, बताइए ये क्या है? 1 मिनट दे रहे हैं आपको। मैपिंग करना शुरू कर दिया होगा आपने। 10 अक्टूबर को प्रीलिम का एग्ज़ाम है। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ओके, इसका सही जवाब है क्रीमिया। ये है क्रीमिया जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार अभी भी ये यूक्रेन का पार्ट है। ओके, ये ब्लैक सी है। और देखिए ये टर्की है, तो टर्की में ये यहाँ तक ये टर्की का ही हिस्सा आता है, यहाँ ये वाला जो है, ठीक है ना। ये बीच में जो ये जगह है ये वाली, ये है मरमरा सी, सी ऑफ मरमरा। ओके, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो जलसंधि अलग करती है उसको कहते हैं बॉस्फोरस जलसंधि। ओके, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, या आप कह सकते हैं मेडिटेरियन सी को जो अलग करता है उसे कहते हैं डार्डेनेलेज जलसंधि। इस प्रकार से आपको मैप की एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए यहां से देख लीजिए आप, इस छोटे मैप में देखिए, सी ऑफ अजोव, क्रीमिया पेनिनसुला, ब्लैक सी, ये इस्तांबुल है। तो देखिए ये सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डर्डेनेल्स स्ट्रेट, एजियन सी या जो आप मेडिटेरियन सी उसी का एक पार्ट है एजियन सी, इसको मर्सी ऑफ मरमरा से ये अलग करता है। ओके, तो ये इस तरह के मैप आपको तैयार करके रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के वर्मीज अंगूर किस देश को निर्यात किए गए हैं? जल्दी से बताइए, पहली बार है ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। वर्मीज अंगूर किस देश को निर्यात किए गए? दुबई, ईरान, ओमान और बहरीन। आपको पता है कि जो खाड़ी देश हैं
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। सही जवाब है इसका दुबई। बर्मीज अंगूर उत्तर पूर्वी राज्यों से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए गुवाहाटी से दुबई को ताज़ा बर्मीज अंगूर का शिपमेंट निर्यात किया गया है। ये है बर्मीज अंगूर। ओके, इनका शिपमेंट भेजा गया है गुवाहाटी से दुबई के लिए। असम के बर्मीज अंगूर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, असम के बर्मीज अंगूर। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं। बर्मीज अंगूर को असमिया भाषा में लेटेकू कहते हैं। लेटेकू कहते हैं। लेटेकू विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है। विटामिन सी एंड आयरन से भरपूर होता है। अंगूरों को असम के दरंग जिले में के एक संग्रह केंद्र में सोर्स और पैक किया जाता है। कहाँ? असम के दरंग जिले में, दरंग डिस्ट्रिक्ट में इसको इकट्ठा किया जाता है और वहीं पर इनको पैकिंग किया जाता है। इस माल का निर्यात एपिडा द्वारा पंजीकृत निगम एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। एपिडा, यहां पर एक वर्ड आया एपिडा। एपिडा को समझते हैं। एपिडा क्या है, इसकी भूमिका क्या है एपिडा की? एपिडा भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात मानचित्र पर पूर्वोत्तर राज्यों को पंजीकृत करने के लिए प्रचार गतिविधियों को अंजाम देता है। प्रचार गतिविधियों को अंजाम देता है। हाल ही में एपिडा ने अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप निर्यात की है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला आपको, यहाँ से नोट करते जाइए इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बच्चा इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनके नोट्स बनाते चलिए। कोई भी करंट इवेंट आपके लिए छोटा नहीं है। आप बिल्कुल भी देखिए, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार पूछते हैं सर ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। कई बार लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्नों को पूछ देता है जिनके बारे में या तो आप में समझ नहीं होती है, इस कारण आप छोड़ देते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता है। देखिए यूपीएससी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्या पूछता है। आप तो उसके पिछले 5 साल के एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि करंट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस को लोक सेवा आयोग ने पूछा है और उस प्रकार से क्वेश्चंस को आप तैयार करना जारी रखिए। किसी भी इवेंट को छोड़ना नहीं है। हर इवेंट के बारे में आपको एक जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए। यूपीएससी बिल्कुल आपसे कोई एक्सपर्टाइज नहीं मांग रहा है, वो ज्ञान का एग्जाम है ही नहीं, वो आपके पर्सनालिटी का एग्जाम है कि आप में कैसी क्षमता है, वो एज ए अधिकारी आप में किस क्षमता को देखना चाहता है, ये चाहिए उसको। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो आपसे ज्ञान की डिमांड नहीं कर रहा है। एक से ज्ञानी लोग जाते हैं, वो पास नहीं कर पाते हैं एग्जाम, नहीं, वो ज्ञान की डिमांड नहीं कर रहा, वो आपके एटीट्यूड की डिमांड कर रहा है। आप किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हैं इसकी डिमांड कर रहा है। ओके, एपिडा ने अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान की थी, जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान भी कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। यह असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। एपिडा ने भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित काजी नेम यानी कि असम नींबू के लंदन को भी निर्यात में भी सहायता प्रदान की है। ओके, अब तक 40 मीट्रिक टन असम नींबू का निर्यात किया जा चुका है। इसने यूरोप को ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए अनिवार्य आवश्यकता या बुनियादी ढांचे को पूरा करने के बाद गुवाहाटी में एक पैक हाउस स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो एपिडा की भूमिका आपको समझ में यहां पर आ गई। कुछ फैक्ट बर्मीज अंगूर के बारे में। यह फेलेंथेकेसिस परिवार की एक धीमी गति से बढ़ने वाला सदाबहार पेड़ है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनको आप पढ़ लीजिए। ये एशिया में पाया जाता है और आमतौर पर बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया में इसकी खेती की जाती है।
यह सदाबहार जंगलों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर उगता है। इसे फल के रूप में खाया जाता है या फिर इससे शराब भी बनाई जाती है, या त्वचा रोगों के इलाज के लिए इसे औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है, बर्मीज अंगूर को। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन एंड पुर्तगाल। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए 10 सेकेंड के अंदर। टिकटॉक टिकटॉक आपका टाइम बिल्कुल स्टार्ट है। क्रिप्टो करेंसी तो पता होगी आपको, उम्मीद करते हैं आपको पता होगी। नहीं पता है तो आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। किसने बाइनेंस पर अभी प्रतिबंध लगाया है? ब्रिटेन ने लगाया है। ब्रिटेन के वित्तीय नियामक वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA, ओके, ये इनका वित्तीय नियामक संस्थान है, ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, बाइनेंस क्या है? बाइनेंस केमन आइलैंड का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। कहां का है? केमन आइलैंड का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये कई क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, 2017 में। अप्रैल 2021 तक बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया भर में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की स्थापना चोंगपेंग झाओ ने की थी। किसने की थी? चोंगपेंग झाओ ने। यह शुरू में चीन पे आधारित था, लेकिन चीन में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते नियमन के कारण इसका मुख्यालय चीन से बाहर केमन आइलैंड में चला गया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे समझ लें। ये एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल परिसंपत्ति है। ये इसका कोई भौतिक अस्तित्व दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे ऐड देखते होंगे अपने फ़ोन पे, है ना, फेसबुक पे, या जब आप YouTube देख रहे होते हैं तो उस पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे ऐड आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है इसका। ये एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है, इसीलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। डिजिटल पर संपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है। ओके, विनिमय का एक माध्यम है ये, जहां कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में अलग अलग सिक्के के स्वामित्व के रिकॉर्ड को बही में संग्रहित किया जाता है। ये रिकॉर्ड एक मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके संग्रहित किए जाते हैं ताकि लेन देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जा सके। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई पहली क्रिप्टो करेंसी है। यह पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी भी है, बिटकॉइन। कई बार बिटकॉइन को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिटकॉइन को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? हाल ही में एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करके औपचारिक रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इसका प्रस्ताव एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने रखा था, जिसे बाद में कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। तो बिटकॉइन को वैध बनाने वाला पहला देश एल सल्वाडोर। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल प्रॉपर्टी है जो एक विनिमय का माध्यम भी है। इसको बेहतर क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से इसको स्टोर किया जाता है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है 2009 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को कितने राज्यों के कितने रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? जल्दी से 10 सेकेंड है आपके पास। 6.28 लाख करोड़, 6.27 लाख करोड़, 5.28 लाख करोड़ या 5.27 लाख करोड़ रुपए। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 6.28 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 8 उपायों के बाद कोविड प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को 6.28 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। ओके, अब इसको इस स्लाइड के थ्रू हम अलग से देख लेते हैं। 6.28 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज। अब ये किन किन सेक्टर्स में कितनी राशि जानी है, किस अवधि के लिए जानी है, इनको आप डिटेल में देख सकते हैं। इनका टोटल है
6,28,993 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अर्थव्यवस्था को लेकर दंगे हो रहे हैं? जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। लेबनान, अफगानिस्तान, वियतनाम, मोरक्को। जल्दी से सही आंसर दीजिए आप। 10 सेकेंड। किस देश में अर्थव्यवस्था को लेकर दंगे हो रहे हैं? सही जवाब है आपका लेबनान। लेबनान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वहां पर आर्थिक संकट चल रहा है। लेबनान आर्थिक या तरलता संकट जो है, लेबनान इससे जूझ रहा है और वित्तीय संकट भी यहां पर बहुत चरम पर है। ये लगभग 2019 में शुरू हुआ था, अगस्त 2019 में, और लेबनान में कोविड-19 महामारी के फैलने और 2020 के बेरूत बंदरगाह जो विस्फोट हुआ था से संकट और भी बढ़ गया। बेरूत वाला आपको विस्फोट पता है, अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। नतीजतन लेबनान में ईंधन, दवा, चिकित्सा उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों में भारी कमी का सामना कर रहा है। अब लेबनान की स्थिति देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये है लेबनान। ये देखिए, ये पूरा जितना भी कलरफुल आपको दिख रहा है, इसकी जो सीमाएं हैं, एक तरफ सीरिया से लगती हैं और दूसरी तरफ इजराइल से लगती हैं, और इस तरफ है मेडिटेरियन सी। 5 प्रांतों में ये बटा हुआ है। नॉर्थ लेबनान, बेका, माउंट लेबनान, साउथ लेबनान। ओके, 4 पार्ट में बटा हुआ है, सॉरी 5 पार्ट में नहीं है। साउथ लेबनान, माउंट लेबनान, नॉर्थ लेबनान और बेका में। ओके, ये लेबनान की स्थिति है। सीरिया एक तरफ इसकी सीमा बनाता है, नॉर्थ में और ईस्ट में, साउथ में इजराइल बनाता है और वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था 2018 पीटी में। ओके, कि लेबनान की जो स्थिति है वो क्या है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है प्रोनीता गुप्ता, सालीन डी कुमार, माला अडिगा एंड नौरीन हसन। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। 10 सेकेंड्स, यू हैव 10 सेकेंड्स ओनली। ओके, इसका सही जवाब है सालीन डी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों की फहरिस्त में एक भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने सालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। सालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय हैं, बल्कि वे पहली एशियाई हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। सालीन ने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गया है? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गया है? 10 seconds only. You have only 10 seconds. Right answer is केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन। ये टेस्ट नंबर क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथहैम्पटन के में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर पहले भी थे और अभी भी हैं, और इसी सूची में रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर, ऋषभ पंत 7वें स्थान पर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऋषभ पंत इस सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन, हुज आर द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड। नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 1 जुलाई, 20 मई। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए आप। आपके पास
10 सेकेंड ही हैं। ओके, इसका सही जवाब है 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया है। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना और धन्यवाद देना है। डॉक्टर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी के बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। पहला नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1991 में मनाया गया था। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, 1 ऑफ जुलाई सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इट इज मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड कर्नाटका। राइट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफस्पा के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। इससे बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफस्पा लागू है और इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले हैं। ओके, सो सही जवाब इज नागालैंड। नागालैंड की स्थिति देख लीजिए, यहां पर क्या है। उत्तर पूर्व का एक राज्य है नागालैंड। अब इस फिगर में आप बताइए देखकर कि इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं। ओके, सारे स्टेट्स के नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, उनकी कैपिटल्स रटी होनी चाहिए, उनके सीएम रटे होने चाहिए, उनके गवर्नर्स रटे होने चाहिए। फिर उसकी में उस स्टेट की जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई सेंचुरी है उस स्टेट में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई टाइगर रिजर्व है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, या फिर वहाँ पर कोई अलग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। अगर स्टेट माउंटेनियस है तो कौन कौन से माउंटेन हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगर स्टेट हिमालयी स्टेट है तो इसकी जानकारी आपको अलग से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कैटेगराइज करिए चीज़ों को और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब तक कैटेगराइज नहीं करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। असम की सीमाएं देखते हैं किससे किससे जो नागालैंड है इसकी सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, इनको देखते हैं। एक तो नागालैंड की सीमा पश्चिम में वेस्ट में असम से मिलती है, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, ईस्ट में म्यांमार से मिलती है और साउथ में मणिपुर से मिलती है। अब आप इसकी लोकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि वेस्ट में आसाम है, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, साउथ में मणिपुर है और ईस्ट में एक दूसरा नया देश म्यांमार जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका मतलब नागालैंड बनाता है। इज दैट क्लियर? देखिए, नागालैंड और मणिपुर के बीच में सीमा पर एक सारामती चोटी है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है, सारामती। इसके बाद देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं नागालैंड में, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं ये आप बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको ऑप्शन में देखने को तो मिल ही जाएंगे। फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड में है, ओके। इसके बाद नटांकी भी नागालैंड में है,
नागालैंड जूलॉजिकल पार्क आप बता देंगे 2008 में बना है। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नागालैंड में है, और पुली बेड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नागालैंड में सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ये जो नियुक्ति है ये यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर, आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल, आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। इसका सही जवाब है आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। ये सामने आप जिनका पिक्चर देख रहे हैं यही है आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे। 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं। उनके वहां से रिलीव होने के बाद तक प्रशांत कुमार कारवाह डीजीपी के रूप में कार्य संभालेंगे। गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और गोयल सपा शासनकाल में 27 दिसंबर 2013 से 8 मई 2015 तक एडीजे कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात की मंजूरी दे दी है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। चीन, रूस, भूटान, जापान। किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात की मंजूरी दे दी गई है? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब है भूटान। केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना लाइसेंस आलू आयात की अनुमति दे दी है। सरकार के इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी। भारत ने वर्ष 2020-21 में 24.17 लाख रुपए के आलू का आयात किया है, जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख रुपए का आयात किया था। इसका मतलब हमने डबल से भी ज़्यादा मूल्य के रुपए का जो आलू है उसको आयात किया है। तो इसका सही जवाब भूटान है। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर या बैडू मैप। ओके, ये बैडू मैप है, वैसे ही जैसे गूगल मैप यहां काम करता है। आपको पता होगा चाइना गूगल की सर्विसेज को बैन किए हुए है। यूट्यूब भी बैन है वहां पर। 10 सेकेंड में आंसर दीजिए इसका। किस ऐप को पाकिस्तान में भी बंद किया गया है? वो है टिकटॉक। बहुत क्रांतिकारी ऐप है, दुनिया में जिस देश में जा रहा है वही इसको बैन कर दे रहा है। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को निलंबित करने का आदेश दिया है। 3 महीने पहले इस ऐप से सरकार ने प्रतिबंध हटाया था। सिंध हाई कोर्ट ने यह आदेश एक पाकिस्तानी नागरिक की उस याचिका पर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ा रहा है। अब वही काम अब फेसबुक भी करने लगा है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने लगे हैं, तो बाकी आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व प्रेसिडेंट को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? जल्दी से 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दीजिए। 15 माह की जेल किसे दी गई है? ऑप्शन है थाबो मेवेकी, सिरिल रामाफोसा, कगलेमा मोंटलांथे या फिर जैकब जुमा। इसका सही जवाब है जैकब जुमा। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे। उनको अदालत की अवमानना में यह सजा सुनाई गई है। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। सजा सुनाने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट ट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह। जल्दी से 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए।
आपकी हिंट के लिए बता दूं कि अब जब वर्तमान में जो मंत्रिमंडल कैबिनेट का फेरबदल हुआ है उसमें उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। तो सही जवाब जान गए होंगे आप, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून को 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्ट ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में बने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक करीब 3000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा करीब 13,000 करोड़ की लागत से इसे ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पीथमपुरा भारत में क्यों फेमस है, इसका आपको जवाब देना है। उम्मीद करते हैं आप सभी जवाब दे देंगे। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। टिकटॉक आपका समय घट रहा है। मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं इसमें। पीथमपुरा में ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा काम होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीथमपुरा की सबसे फेमस इंडस्ट्री है। तो पीथमपुरा भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या इसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? एक ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 साल। कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इजी है, फटाफट आंसर दीजिए इसका 10 सेकेंड में। सही आंसर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इसके पहले 2020 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस तरह से ये उनका दूसरा एक्सटेंशन है। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रही थी जब इसका सफल परीक्षण किया गया था। बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड है। पृथ्वी, अग्नि प्राइम, निर्भया या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। बहुत अच्छा लगता है जब आप फास्ट रिप्लाई करते हैं, जल्दी से रिप्लाई करिए। इससे समझ में आता है कि आप अपनी तैयारी को सीरियसली कंडक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ओके, इसका सही जवाब होगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। क्यों खास है? क्योंकि अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीकी से बनी है। ये स्पीड के लिए इसे 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रपोल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है। DRDO ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, SOS बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। DRDO ने उड़ीसा द्वीप के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ISSF
विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, हिना सिद्धू, राही सरनोबत या फिर चिंकी यादव? जल्दी से 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ये आपका। इसका सही जवाब है राही सरनोबत। इसका सही जवाब है राही सरनोबत। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रहीं। मौजूदा विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण है, जबकि कुल चौथा पदक है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है आपके पास मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और अंशुला राव। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका सही जवाब है अंशुला राव। अंशुला राव के ऊपर ये प्रतिबंध लगा है। महिला क्रिकेटर हैं अंशुला राव, डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। इसके बाद नाडा ने इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है और मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। इनके दोनों सैंपल टेस्टिंग के बाद फेल हो गए थे अंशुला राव। 4 साल का प्रतिबंध नाडा ने लगाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 सेकेंड का समय आपके पास। 29 जून, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अगस्त। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सही जवाब है 29 जून। नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीयविद पीसी महालनोबिस की आर्थिक योजना और सांख्यिकी विधि के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में पीसी महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता को और विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूकता जगाना और उन्हें प्रेरित करना है। ये पीसी महालनोबिस आपके सामने है। आपको पता है दूसरी सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो स्ट्रक्चर है वो पीसी महालनोबिस ने ही दिया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7 6 5 4 3 2 1। इसका सही जवाब है 9.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसके 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि यह 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण किस प्रकार से किया जाएगा, ये पूरी विकास दर इस पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी इसे 2021 तक चालू करने का लक्ष्य था, लेकिन इसमें डिले होने के कारण ये इसका फिगर है, अब देख लीजिए, इसका अभी ट्रायल किया गया है। कब तक चालू हो जाएगा? 2022 तक इसको शुरू करने की योजना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद
वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा? इसका क्या नाम होगा? INS विक्रांत। ओके। INS वाहक IAC-1 वाहक कोचीन शिपयार्ड में CSL कोच्चि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर का लगभग 75% हिस्सा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन है आपके पास इजराइल, नेपाल, चीन और रूस। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन है इजराइल, नेपाल, चीन और रूस। इसका सही जवाब है इजराइल। इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली है। ओके। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम्स के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए एक हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। ओके। इसका सही जवाब इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए 10 सेकेंड में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब एंड बिहार। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसका सही जवाब है बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण या कर्ज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, करीम खान, सरोज खान, पवन अग्निहोत्री। 10 सेकेंड है, जल्दी से आप इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है करीम खान। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया है। ब्रिटिश वकील करीम खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव रहा है। तो करीम खान इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वाइंट योगा, एम योगा, हेल्थ योगा या इनमें से कोई नहीं? 10 सेकेंड में आंसर दीजिए इसका। ओके। इसका सही जवाब है एम योगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐप को लेकर कहा कि ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है किसकी देन है?
भारत की देन है। इसका प्रस्ताव भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखा था और 21 जून को डेट निर्धारित की गई और इसे पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व में जो योग है उसके प्रचार के लिए, उसके फायदे के लिए, उसकी थेरेपी के लिए भारत ने जो वर्क किया है उसको वर्ल्ड लेवल पर प्रचारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म भारत ने भारतवासियों को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ। जल्दी से सही इसका जवाब दीजिए। दिल्ली, पटना, बेंगलुरु और लखनऊ, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। ओके, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल हैं। ओके, तो आज के करंट अफेयर के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। सर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी अभ्युदय पोर्टल से अभी तक बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये वीडियो मिल जाते हैं या वो लाइव से जुड़ें, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच और कमेंट बॉक्स पे अपना रिव्यू जरूर लिखें।